वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए लेके आए हैं कुछ खास। हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नामकरण हो चुका है एन इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये आई कहां से, इकोनॉमिक्स होती क्या है और इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया कहां से। ये सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं इस हम लोग चैप्टर में। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय बहुत है कम हमारे पास। चलिए, तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स से। यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स जो एक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ओक्यो एंड नीमियन। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड और नीमियन का मतलब होता है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो जो घर संभालने की प्रोसेस है उसी को हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स यहाँ पे कहते हैं। और ये यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में ये वर्ड निकल के आता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि ये ग्रीक वर्ड है। मतलब ग्रीस नाम की कंट्री में जो लैंग्वेज चलती है ग्रीक, उस लैंग्वेज में इसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। वहां पे फीमेल जो है मैक्सिमम काम करती थी और मेल जो है मेनली वेरियर्स थे, तो वो लड़ने चले जाते थे। तो जो फीमेल्स यहाँ पूरा सिस्टम घरों का संभालती थे मिनिमम अमाउंट में, उसी को कहा जाता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखा जाए कि इकोनॉमिक्स को उसके पहले क्या कहा जाता था, तो इकोनॉमिक्स को इसके पहले कहा जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है सर? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये होता है जब हमारे यहाँ पे मोनोक्रेसी या मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, मतलब राजाओं का, किंग्स का जब सिस्टम चलता था, तो वो अपने एरिया में जिस भी तरीके से प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट करते थे, ट्रेड करते थे या किसी भी चीजों का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे, इन सब के लिए जो सिस्टम बनाया गया था उसको यहां कहा जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स लगभग एक ही चीज है, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी में किंग्स या तो हम लोग राजाओं के सिस्टम में हम लोग बात करते हैं, और ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं ये हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की यहां पे बात कर रहे हैं। इसी तरीके इकोनॉमिक्स के बारे में बताने का काम कर रहा था मिस्टर एडम स्मिथ ने। अब ये जो एडम स्मिथ है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी यहां पे कहा जाता है। अब हम लोग कोर समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का मतलब क्या हुआ? तो सोशल का मतलब होता है यहां पे रिलेटेड टू द सोसाइटी, और साइंस इज अ सब्जेक्ट व्हिच गिव्स द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज के पीछे जो भी रीजंस है उसको बताने का काम करता है। उसको हम लोग दोस्तों यहां पे बोलते हैं सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, मतलब कि यहां पे सोसाइटी के बारे में भी बात की जाएगी और यहां पे रीजंस भी बताए जाएंगे कि ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूजेस। अब ये सोशल साइंस तो है, बट यहां पे होता क्या है कि जो सोसाइटी है वो स्टडी करेगी कि क्या हमें चूज करना चाहिए। आप चूज करने में कुछ तो बताओ भाई, क्या चूज करना है? तो चूज करना है यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिमांड तो हर चीज की ज्यादा है, बट यहां पे सप्लाई हर चीज की कम है। तो यहां पे रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोगों को प्रॉपर्ली यूज करना है यहां पे। which have alternative uses to produce goods and services। बट जितनी भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उन सब के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस को हम लोग अल्टरनेटिव यूजेस यहां पे हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं यहां पे। तो यहां पे जो गुड्स वर्ड यूज किया है, ये गुड्स का मतलब क्या होता है? तो गुड्स का मतलब कोई भी ऐसा कमोडिटी जिसकी कोई ना कोई यहां पे वैलिडिटी हो, मतलब वो इतने समय तक के काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे कंज्यूमर गुड्स लेते हैं तो यहां पे ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकता है जो लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा चले, ये सेमी ड्यूरेबल भी हो सकता है जो लगभग 1 या 1.5 साल चले, और यहां पे वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है जो कि कुछ आवर्स या कुछ मिनट्स ही काम कर पाए। तो यहां पे गुड्स का मतलब यहां पे कंज्यूमर गुड्स से भी है। गुड्स वो सारी चीजें हो सकती है जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है। गुड्स वो हर चीज हो सकती है जिसको फील किया जा सकता है या टच किया जा सकता है। गुड्स वो हर चीज हो सकती है जिसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है। ठीक है भाई। चलिए, और सर्विसेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्विसेज का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी का यूसेज करना। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई मान लेते हैं कि यूरोप जाना चाहता है, किसी कंट्री में मान लेते हैं इटली जाना चाहता है, तो वो यहां से जो फ्लाइट लेगा वो फ्लाइट का यूज करेगा। तो फ्लाइट की क्या ली भैया? उसने सर्विसेज ली। तो इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट का जब आप यूज करते हैं उसको कहा जाता है यहां पे सर्विस। ओके, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। बट यहां पे ये कहा गया है कि यहां पे जो भी चीज बनाई जा रही है, वेदर इट इज गुड्स वेदर इट इज सर्विसेज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये डिफरेंट फैक्टर्स क्या है? तो
तो इनको यहां पे कंसीडर किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होते हैं सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली 4 चीजें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, या हम लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं। लैंड, जो भी बंदा लगाएगा यहां पे प्रोडक्शन में उसको मिलेगा यहां पे अच्छा खासा रेंट, जो भी लेबर काम करेगी उसको अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे वेजेस, जो भी यहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, और जो भी बंदा यहाँ पे एंटरप्राइज ओपन करके बैठेगा या वो एंटरप्रेन्योर होगा तो वो रिस्क लेगा, रिस्क के अगेंस्ट में हमेशा मिलता है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट। तो यही सारी चीजें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में क्या होने वाली है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। चलिए हम लोग एक एक चीज को फिर से हम समझने की कोशिश करें। सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि जनरली ह्यूमन बिहेवियर से भी डील करता है या सोसाइटी से डील करता है, इट डील्स with the human behavior। तो सोशल का मतलब होता है रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड इट इज ऑलवेज डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। नंबर 2 हम लोग अगर बात करते हैं साइंस की, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हर चीजों के पीछे ऑथेंटिक रीजंस देने का काम करे उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस। इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर, ये क्या बताता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का नेचर क्या है, मतलब वो आपके किस तरीके से काम आ सकता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं नेचर। एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग, जितनी भी नेचुरल थिंग दिख रही है, मतलब जितना भी गॉड गिफ्ट दिख रहा है वो सारी चीजें जो है वो नेचुरल थिंग्स कहलाती है, और उन्हीं सब से हम लोग यूज करके कुछ चीजें बना पाते हैं। एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, और उससे हम लोग क्या गेन कर रहे हैं, क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो सब कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे साइंस। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स को अब हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही छोटा या बहुत ही सिंगल, सिंगल का मतलब एक, अगर किसी भी एक चीज की हम लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। एग्जाम में कैसे याद करना है दोस्तों? तो इसको याद करने के लिए माइक्रो में जो आई है, यहाँ पे आई का मतलब हो जाता है इंडिविजुअल, जहां पे एक व्यक्ति की एक चीज की बात हो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो। ठीक है भाई, चलिए तो ये माइक्रो वर्ड आया कहां से? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माइक्रोस, मतलब कि वहां ग्रीक लैंग्वेज में इसको माइक्रोस कहा जाता था और यहां पे हम लोग इसको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल या छोटा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं इकोनॉमिक्स के, जिसको बोला जाता है मैक्रो। मैक्रो में ए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो ए है इसका मतलब होता है एग्रीगेट, और यहां पे जो आई है इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। एग्रीगेट का मतलब जब हम लोग एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं, एक से ज्यादा नंबर्स की बात करते हैं, या वन मोर एडिशनल जो भी आप चीजें अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सब कुछ यहां पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्रॉन, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है लार्ज। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो सबसे पहले आता है इसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब एक अकेला व्यक्ति जो कुछ चीजें सामान या तो कमोडिटी मार्केट में खरीदने जाएगा मगर वो अकेला जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी एक इंडिविजुअल किसी चीज को खरीदने जाएगा तो वो कभी भी किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ यही प्रॉब्लम, उसको सेटिस्फाई करना नामुमकिन है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम लोग एक प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर जनरली क्या करता है, तो चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करता है या बनाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज फर्म। फर्म का मतलब होता है वो एक इंस्टीट्यूट जहां पे चीजों को बना के बेचा जाता है उसको कहा जाता है यहां पे फर्म। एक इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में उसको कहा जाता है इंडस्ट्री। बट यहां पे ये सारी चीजें सिंगल और इंडिविजुअल को क्या करती है, शो करती है। जैसे ही हम लोग यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं जहां पे एक से ज्यादा की बात होती है उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि नेशनल इनकम। अभी नेशनल इनकम क्या होती है, तो कंट्री की इनकम को हम लोग यहां पे जनरली नेशनल इनकम कहते हैं। मगर होता क्या है नेशनल इनकम, तो साल भर के अंदर हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया है, बनाने वाले या तो हमारी कंट्री के होंगे या तो फॉरेनर्स होंगे, और कितने समय में बनाएंगे, तो दोस्तों एक साल के अंदर जो चीजें बनाई जाएगी उसको कहा जाएगा यहां पे क्या कहा जाएगा भाई, नेशनल इनकम कहा जाएगा। मतलब इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बाय द फॉरेनर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसीलिए यहां पे ये नेशनल इनकम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पर्टिकुलर किसी
पंचायत की, पर्टिकुलर किसी म्युनिसिपैलिटीज की, पर्टिकुलर किसी स्टेट की, पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर किसी स्टेट की नहीं हो सकती या कंट्री की नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम जो है पूरे वर्ल्ड की है, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इतनी सी बात हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड लेवल पे सारी की सारी आ रही है वो सब हम लोग हमेशा किस में लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कोविड आया था तो जैसे ही हमारे यहाँ की सप्लाई प्रोडक्ट्स की कम हुई थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, जो डे टू डे चीजें यूज करते थे हम लोग, फॉर एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, पनीर, ये सब हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब के रेट क्या होगा, एकदम से बढ़ गए। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहां पे रुक गई और डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उनके प्राइस एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं, उसको कहा जाता है यहां पे इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब वांट और डिजायर, अगर मान लेते हैं कोई भी कमोडिटी आपको फुलफिल करके दे देती है, उसको कहा जाता है यहां पे डिमांड। बट यहां पे हम लोग अगर डिमांड की बात करते तो इट विल कंसीडर्ड इन ऑलवेज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट जैसे ही मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं देन इट इज नाउ कंसीडर्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे एग्रीगेट लग गया, मतलब एक से ज्यादा की बात हुई है, इसीलिए इसको हम लोगों ने कंसीडर किया है यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर सिर्फ डिमांड होगी तो हम माइक्रो में करेंगे, एग्रीगेट डिमांड होगी तो मैक्रो में करेंगे। इसी तरीके से अगर सप्लाई होगी तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होगी और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर की जाएगी, और अगर एग्रीगेट सप्लाई होगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर की जाएगी। अब हम दोनों के रिलेशंस की बात करते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में कैसा रिलेशन है। चलिए, तो रिलेशनशिप क्या है भाई, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ द कंट्री इज समड अप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट। जब एक एक को जोड़ेंगे तो जो सम टोटल बनेगा वो बनेगा मैक्रो, और एक एक जो इंडिविजुअल यूनिट है वो सब मिला के है माइक्रो। इतनी सी बात हमें याद रखना है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक एक सिंगल डेटा जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और सम टोटल जो है डेटा का वो यहां पे कहलाता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां रिलेशन समझ में आ गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक और टर्म की। इकोनॉमिक्स से हम लोग स्विच कर रहे हैं इकोनॉमी पे। अब ये इकोनॉमी क्या होती है, तो जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को बताया कि ओक्यू एंड नेमियन, वैसे ही वहां पे हाउस होल्ड मैनेजमेंट समझ में आया और वो ग्रीक वर्ड हमें समझ में आया, वैसे ही हमें यहां पे ये समझना है कि इकोनॉमी को क्या कहते हैं। तो यहां पे इकोनॉमिक्स को अगर हिंदी में हम लोग समझे तो इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है एक ऐसी बुक जो वेल्थ के बारे में आपको नॉलेज दे, उसको कहा जाता है अर्थशास्त्र। बट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है किसी चीज को संभालना। तो जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपए आ गया, 1000 रुपए आपको महीने भर चलाना है, तो उसका किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरीके से उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, ये सब कुछ सिखाया जाता है इकोनॉमी में। मतलब हाउ टू यूज द मनी इन अ बेस्ट वे इज नोन एज इकोनॉमी। देखा जाए तो इकोनॉमी हमारे यहां 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी जो है वो यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पैसे के बारे में अधिक से अधिक सोचा जाए, मतलब इसका मेन मोटो होगा टू अर्न मोर एंड मोर मनी। और ये कॉन्सेप्ट देने का काम किया मिस्टर एडम स्मिथ ने, जो कि यहां पे बताते हैं कि भाई बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं हो सकता। मतलब उनका कॉन्सेप्ट सीधे सीधे बात करता है वेल्थ मैनेजमेंट के। नंबर 2 इज नोन एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां पे लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाए और वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। अब वेलफेयर कैसे होगा, तो सर एक ही चीज से हो सकता है वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से इनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगी अच्छी, और इसी के कारण ये डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री बन जाएगी। बट ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो देने का काम किसने करा, तो वो करा दोस्तों यहां पे कार्ल मार्क्स ने। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को, दोनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी जो सिस्टम है उसमें दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है, टू अर्न मोर एंड मोर मनी एंड टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। दोनों को जब जोड़ा जाता है तो यहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है मेनली काम कर रही है आज पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट और
पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए समझते हैं कि इकोनॉमी में हमें किन चीजों की जरूरत होती है और किससे इकोनॉमी चलती है। ओके, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए और स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स की अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। चलिए समझते हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, ऑफिसेज, फ्लाईओवर्स, रेलवे एक्सेट्रा, ये सारे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है दोस्तों। ऑल दीस इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में बी कलेक्टिवली कॉल्ड इकोनॉमी। इन सब को जब समड अप कर दोगे तो बन जाएगा आपका इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इन सब से आप कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करते हो। सच यूनिट्स अनेबल पीपल टू अर्न एन इनकम एट सेम टाइम। ठीक है, अगर मान लेते हैं इन सब यूनिट्स को आपने कलेक्टिवली अपने पास रख लिया तो इससे आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ये बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है या तो गुड्स बनाने में या तो सर्विसेज बनाने में। विच पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर यूज, और वो सारी चीजें बनाना है जो कि पीपल्स के यूज की हो। अगर मान लेते हैं उससे आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, उससे आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही है उस कमोडिटी से, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का कोई भी दोस्तों यहां पे फायदा नहीं है। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब यहां पे इकोनॉमी से एक चीज बहुत क्लियर होती है कि यहां पे लोग अगर काम करेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो चल पाएगी। इसी सिस्टम को हम लोग यहां पे कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, या तो हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। चलिए, तो अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि काम करना पड़ेगा तभी हमें पैसा मिलेगा, और वो काम करने को हम लोग दोस्तों यहां कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी इज नाउ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटी करने के बदले में अगर पैसा मिलने लग जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में 5 मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को कंसीडर करते हैं। बट ऐसे ही अगर हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो यहां पे आप काम तो करते हैं मगर उसके बदले में आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। इतनी सारी सर्विसेज देने के बाद भी कुछ ना मिले, बट आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे मिलने वाली जो चीज है वो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिसको कि आप मेजर यहां पे दोस्तों नहीं कर सकते। इसीलिए साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ही एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक्स को प्योरली डिफाइन कर सकती है, बट यहीं पे एडम स्मिथ ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वेल्थ डिफाइन कर सकती है इकोनॉमिक्स को। तो यहां पे ये वर्ड जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, वो सारी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पैसा मिले काम करने के बदले में, उसको कहा जाता है यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, वो सारी एक्टिविटी जो इसीलिए करी गई है ताकि आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सके, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर, शॉपकीपर, ये जो भी काम करेंगे इसके बदले में इनको इन रिटर्न पैसा मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे काम करती है, किस तरीके से पैसा जनरेट करके देती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल से किसी भी चीज को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, इसको कहते हैं हम लोग यहां पे प्रोडक्शन। बाय प्रोडक्शन वी मीन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि प्रोडक्शन जब आपने किया तो आपने यूटिलिटी क्रिएट करी। अब सर ये यूटिलिटी क्या होती है? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। मतलब जिस भी प्रोडक्ट से आपकी नीड्स, आपकी डिजायर्स फुलफिल होती है उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे यूटिलिटी। तो प्रोड्यूसर जब भी कोई चीज बनाता है तो उसको ये याद रखना चाहिए, उसको ये प्रेफरेंस देना चाहिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या उसकी नीड्स है, कैसे उसकी डिजायर्स फुलफिल होगी। एनी एक्टिविटी कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन। ऐसा कोई भी काम जिसमें आपने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कर दी, मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर आ गई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या कमोडिटी में, तो उसको कहा जाएगा यहां पे दोस्तों प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैन बी ईदर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप गुड्स का कर सकते हो या तो दोस्तों यहां पे सर्विसेज का कर सकते हो। द नेसेसरी कंडीशन इज दैट सच एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड प्रोडक्शन शुड बी क्रिएट यूटिलिटी। बट जब भी आप प्रोडक्शन करें तो एक बात ध्यान रखें, एक बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि यहां पे जब प्रोडक्शन किया जा रहा है तो यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। अगर यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? जब चीजें बनी हुई है तो चीजों का यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कंजप्शन। जैसे ही आप चीजों का कंजप्शन करेंगे तो तब आपको पता चलेगा क्या हमारी नीड्स फुलफिल हुई या नहीं हुई।
ओके, तो जो भी आप यहां पे इनटेक कर रहे हैं, जो भी आप चीजों को यूज कर रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलेगी भैया, यहां पे सेटिस्फैक्शन लेवल जो मिलेगा उसको शो करने का जो वर्ड है उसको कहते हैं बेटा यहां पे यूटिलिटी। यही चीज यहां पे क्या हो रही है भाई, कंजप्शन से हम लोगों को रिलेट करनी है। कंजप्शन इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिजायर्स एंड द एक्टिविटी ऑफ द मैन। तो कंजप्शन क्या कहलाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी से, गुड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, या तो हम लोग बोले कि डिजायर्स, जो उसकी इच्छा है। किसकी इच्छा भाई, एक्टिविटी ऑफ मैन के, मतलब वो जो भी काम कर रहा है, वो चीजों को अगर खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसके डिजायर्स फुलफिल होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को या गुड्स को। तो प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल एफर्ट्स ऑफ मैनी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। प्रोडक्शन तो कॉम्बिनेशन है चीजों को बनाने का, कंजप्शन फाइनल बताता है कि यार ये चीजें आपके काम की है कि नहीं है। एंड दस कंजप्शन द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोस वांट्स इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद ऑल प्रोडक्टिव एफर्ट्स। अब ये जितनी भी चीजें बनाई जा रही है उनका अल्टीमेटली एम ये है कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कंजप्शन के बाद। इसीलिए यहां पे प्रोडक्शन के बाद कंजप्शन जो है वो जरूरी है। चीजों को बनाया, प्रोडक्शन किया, चीजों को यूज कर लिया, मतलब कंजप्शन हो गया। अब हमें दोबारा वो चीजों को बनाना पड़ेगा, विच इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, या तो हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। चीजों को दोबारा बनाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, या तो हम लोग कहते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। जैसे ही कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है चीजें फिर से बनाओगे और फिर आपको मिलने लगेगा दोस्तों यहां पे प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्टमेंट मींस इंक्रीज इन देयर कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो चीजें थी उसी में और इंक्रीज करना भी यहां कहीं ना कहीं क्या कहलाता है दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन यहां पे कहलाता है। तो यहां पे क्या इंक्रीज हुआ, तो यहां पे कैपिटल स्टॉक जो है पहले से इंक्रीज हुआ। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स। और ये हमेशा किस एरिया, किस सेक्टर में बात करेगा, तो ये तो या तो कैपिटल फॉर्मेशन में बात करेगा या तो प्रोड्यूसर गुड्स में बात करेगा। मतलब यहां पे चीजों में पैसा लगाया जाए ताकि गुड्स को बनाया जा सके, विच फर्दर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स। उस जगह पैसा लगाया जाए जिससे वो कमोडिटी बने और फाइनली लोगों का, मतलब कि कंज्यूमर की जो वांट्स है और जो नीड्स है वो क्या हो सके, यहां पे फुलफिल हो सके। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को सेटिस्फाई करना बड़ी बात है। यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं, फोर्थ स्टेप पे आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज जनरली होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको हम लोग ट्रेड भी यहां पे कहते हैं। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में आपने उन चीजों को दोबारा बना दिया तो अब आपको उसको बेचना पड़ेगा मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एक्सचेंज। एक्सचेंज इज द प्रोसेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसको खरीदेंगे या तो बेचेंगे, और हमेशा यहां पे बेसिक जो पिलर रहेगा वो रहेगा यहां पे हमेशा मनी। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सचेंज। अगर चीजें बना के रख ली और बेच ही नहीं पा रहा है तो फिर कैसे काम चल पाएगा दोस्तों, तो काम तो नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज होना जरूरी है, और एक्सचेंज जो है एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अब जैसे ही एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे चीजों को बनाने में जिनने आपकी मदद करी थी उन तक के पैसे पहुंचाने का काम जो है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना जरूरी है। चलिए समझते हैं, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो सारे लोग जो आपकी मदद करते हैं चीजों को बनाने में, उन सबको यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन कौन आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, सबसे पहले आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या हम लोग यहाँ पे इसको एंटरप्राइज भी कंसीडर कर सकते हैं। लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट एंड द एंटरप्रेन्योर एंजॉयज द प्रॉफिट। तो चारों की जो पेमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लैंड वाले को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा यहाँ पे क्या मिलता है भाई, वेजेस मिलता है, और कैपिटल लगाने वाले को मिलता है यहाँ पे इंटरेस्ट, और जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है एंटरप्रेन्योर जो कि रिस्क टेकर है उसको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये बात करी हम लोगों ने यहाँ पे मेन पिलर एक्टिविटीज का, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर हम लोग बात करें कि एक्टिविटीज होती क्या है, इसको हम लोग डीपली समझने की कोशिश करें। एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ। अब काम तो कर रहे हो भाई, एक्टिविटी तो कर रहे हो, मगर आपको उसके बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा है।
नहीं मिल रहा है तब भी आप काम करे जा रहे हो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल वेलफेयर के जो भी काम होते हैं उसमें आपको पैसा नहीं दिया जाता, ये सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए यहाँ पे करते हो। तो यहाँ पे उन एक्टिविटीज को कहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ, टीचर एक्सेट्रा, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड और बेनिफिट। उनके कोई भी एक्सपेक्टेशन रिलेटेड नहीं होते हैं मॉनेटरी टर्म में, इसीलिए उनको मिलता है यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स। Also a sentiment reason performed out of the love, sympathy, patriotism etc. तो मॉनेटरी टर्म में यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करी जा रही है मगर उनको मॉनेटरी टर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर मिल रहा है उनको इसके बदले में कुछ तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो याद रखना है डिफरेंस, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, नॉन इकोनॉमिक मतलब नॉन मॉनेटरी। ओके चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर रिसोर्सेज की। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो वो सारी चीजें जो नेचर से फ्री गिफ्ट में मिली हुई है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, बट उसको हम लोग को प्रोसेस करना होता है। अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे, जब वो फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे तो हम लोग उसको मार्केट में सोल्ड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जरूरी बात है, ठीक है भाई। चलिए तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है इनपुट एंड फिनिश्ड गुड्स मींस आउटपुट। तो यहां पे ये इनपुट्स मतलब कि रॉ मटेरियल हो गया, इसको हम लोगों ने प्रोसेस करा और ये बन गया आउटपुट। अगर हम लोग मान लेते हैं इसको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कंसीडर करें तो इनपुट का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, प्रोसेस मतलब हो गया सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और आउटपुट का मतलब ये हो गया टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड मतलब यहां पे चीजों को क्या किया जा रहा है दोस्तों, सोल्ड आउट किया जा रहा है यहां पे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से मेन फैक्टर्स है जिसके कारण प्रोडक्शन पॉसिबल है, मतलब जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। उन सारी चीजों पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। दे आर लैंड, अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको ना हम बना सकते ना इसको हम लोग खत्म कर सकते। हाँ इसके प्रोडक्टिविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं मगर लैंड को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। लेबर इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स। कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल में टूल्स भी आ सकते हैं, मशीनरी भी आ सकती है, फैक्ट्रीज, वो सारी चीजें जो लॉन्ग ड्यूरेशन में या लॉन्ग टर्म में काम करे उन सबको कंसीडर किया जाता है कैपिटल में। अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, या हम लोग यहाँ पे एंटरप्राइज अगर कंसीडर करते तो तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उनको मिला के कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, या तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं इसको एंटरप्राइज। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो इकोनॉमी जनरली जो है वो 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या नाम से जाना जाता है तो इसका सिनोनिम है यहाँ पे फ्री मार्केट, मतलब आप इंडिविजुअली कहीं पे भी किसी भी जगह चीजों को बना के बेच सकते हो, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का पूरा सिस्टम। अब प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है तो यहां पे 50% से ज्यादा किसी भी कंपनी में, फर्म में, इंस्टीट्यूशन में अगर किसी इंडिविजुअल की जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से ज्यादा है तो उसको हम लोग यहां पे प्राइवेट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका नाम हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको प्राइवेट इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट देने का काम करा है यहाँ पे एडम स्मिथ ने, जिसको हम लोग और बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नॉट फॉर पुअर एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कभी भी पुअर के लिए नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटो क्या है, टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इसी तरीके से जब हम लोग दूसरी इकोनॉमी पे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, या तो कमांड इकोनॉमी या तो प्लान्ड इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट देने का काम किया यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिससे कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी हो, दूसरा यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े, जिसके कारण डेवलपिंग जितने भी नेशंस है वो कन्वर्ट हो सकते हैं डेवलप्ड नेशंस में। ऑल आर इक्वल एंड फॉर सोशल वेलफेयर, सारे ही लोग बराबर होंगे और मेन जो इनका कंसर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेलफेयर। और वेलफेयर करने के बहुत सारे यहां पे तरीके हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट को सोशलिस्ट को क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, समड अप कर देते हैं, और इसके कारण जो इकोनॉमी बनती है उसको कहा जाता है यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटो हो गया टू अर्न मोर एंड मोर मनी, और सोशलिस्ट इकोनॉमी का हो गया भैया यहाँ पे टू डू मोर एंड मोर वेलफेयर। पैसा भी कमाना है मगर लोगों की भलाई भी करनी है, उनका वेलफेयर भी करना है। तो इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035 आफ्टर यूएसए एंड द चाइना। 2035 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और इस
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पीपीपी के मॉडल पे यहाँ पे कंसीडर करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पब्लिक सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जितने भी आज जेवीज चल रहे, ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंसर्न है, बहुत बड़े फर्म के जितने भी काम चल रहे हैं, वो सब जो है वो पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ दोस्तों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें मेजर रीजन जो है वो आता है मैक्सिमम टाइम पॉपुलेशन। तो हमारी कंट्री में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बात करते हैं तो कंटिन्यूसली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विच इज अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम। अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम ये हो रही है क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, बट यूज करने वाले कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो 2.4% हमारे पास टोटल लैंड एरिया है, जिस पे पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 142 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो हमारे यहाँ के स्टेट जो है वो भी अगर यूरोप की कंट्री के बराबर हो रहे हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना भाई। तो इसी के कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब आपके पास चीजों की कमी हो जाना, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए तो हम लोग समझते हैं स्कैरसिटी क्या होता है। द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो गई है इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिलेशन में अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। क्या कहलाता है दोस्तों? वो स्कैरसिटी कहलाता है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब ये यहाँ पे टफ वर्ड आ गया, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? तो भाई आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो, 100% यूटिलाइजेशन हो, और यहाँ पे मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट हो पाए, मतलब चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो पाए और वेस्टेज जो है मिनिमम हो पाए। इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब 100% जो रिसोर्सेज है उसका यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड द प्रॉब्लम इज सेम, which is known as scarcity। और scarcity इसीलिए क्या है, एक यूनिवर्सल यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। तो इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच, ये एक सिस्टम है जिसमें लोग विच पीपल गेट्स अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों की जो नीड्स है या लोगों की जो वांट्स है या तो जो डिजायर्स है वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे फुलफिल होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बट यहाँ पे किन चीजों से ये रिसोर्सेज जो है यूज कर सकते हैं या किन चीजों से आपकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो सिस्टम है उसको कहा जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन। आफ्टर दैट कंजप्शन, चीजों को बनाया, चीजों का इस्तेमाल किया, आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, उसको दोबारा बनाया और फिर मार्केट में जाके उसका क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया गुड्स और सर्विसेज का। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमी। और इकोनॉमी किसी भी कंट्री की बहुत अच्छी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि चीजों को कहां किस जगह पे लगाना है, पैसे को किस जगह कब लगाना है। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे ही इकोनॉमी अच्छी होने लगती है, तो जब भी कोई चीज अच्छी होने लगती है ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम दिखने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से आएगी? जब भी कोई चीज अच्छी होने वाली रहती है तो उसमें कोई ना कोई जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण आई है? चॉइस के कारण। जैसे हम लोगों ने समझा था कि माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो में इंडिविजुअल की बात करते हैं, मैक्रो में एक से ज्यादा की बात करते हैं। तो जब माइक्रो में एक इंडिविजुअल बंदा होता है तो उसको सेटिस्फाई करना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है, बट जब यहां पे ज्यादा लोग होते हैं तो उनको सेटिस्फाई यहां पे किया जा सकता है। तो ऐसी ही जो प्रॉब्लम है पूरी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की, उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसकी है प्रॉब्लम? चॉइस की। अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ लिमिटेड मींस। किसके कारण हो रहा है? तो जो हमारे पास लिमिटेड मींस है, मतलब जो रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये अराइज हो रहा है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स, और बोल रहा है कि हर चीज के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, मतलब उसको हम लोग 2 3 4 5 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उन सारी चीजों से हमारी वांट जो है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द चॉइस, और चॉइस अगर हमारे पास खत्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी यहां पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहला जो कॉज है उसको बोलते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट जो है बहुत अनलिमिटेड है, मतलब अगर एक वांट्स अगर उसकी सेटिस्फाइड हो गई, वो भी 100% नहीं हुई, 60-70% हुई, नेक्स्ट वाली उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड आ जाएगी, नेक्स्ट वाली अपने आप इशू जो है वो बीच में आने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो आपको छोटी साइकिल दी गई, प्लास्टिक की साइकिल दी गई, बट थोड़े बड़े हुए तो जैसे ही वो उसकी पूरी 100% यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ था उस साइकिल का, मगर आपने डिमांड कर दी बड़ी साइकिल की। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी एज बढ़ गई, तो आपने डिमांड बढ़ा दी। उसी तरीके से इकोनॉमी में भी यही प्रॉब्लम होती है कि एक अगर थोड़ा बहुत इशू भी सॉल्व होता है तो दूसरा इशू अपने आप आ जाता है यहां पे। चलिए समझने की कोशिश करें। इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? अनलिमिटेड है, ये हमेशा चलती रहेगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। In which wants get increased by consuming goods and services। एक चीज की wants कंप्लीट हुई नहीं, दूसरी चीज की wants आ जाएगी, दूसरी चीज की कंप्लीट करी, तीसरी चीज की आ जाएगी। फुलफिलमेंट ऑफ वन वांट लीड टू द सरफेसमेंट ऑफ द अनदर वांट। अगर एक नीड पूरी हो गई 100% तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो नीड है वो सरफेसमेंट हो जाती है, मतलब वो उसके पीछे लग जाती है। तो यहाँ पे पूरी जो है लाइन चलती रहेगी, एक कंप्लीट हुई, दूसरी, दूसरी कंप्लीट हुई, तीसरी, तीसरी कंप्लीट हुई, चौथी। तो इस तरीके से हमेशा एक वांट्स खत्म होगी नहीं, दूसरी वांट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसीलिए ह्यूमन वांट्स को कहा गया है अनलिमिटेड। नंबर 2 हम लोग बात करें, यहां पे ये कहा जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट हमारी कंट्री में जितनी भी रिसोर्सेज है वो सारी के सारे लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही प्रॉपर्ली हम लोग को यूटिलाइज करना है, बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली होगी तो ही हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं होगी तो हम लोग यहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का भी प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इट इज लिमिटेड इन सप्लाई, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो आज हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि हर रिसोर्स इकोनॉमिकली यूज में आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। इन रिलेशन टू देयर डिमांड द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये यहां पे जो स्कैरसिटी है उसके कारण ही पूरे वर्ल्ड में सेम प्रॉब्लम बार बार क्या हो रही है? क्रिएट होते जा रही है। इसीलिए कहा गया इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो आज हमारे यहां बहुत ही लिमिटेड है। आगे हम लोग बात करते हैं, तीसरे कारण की बात करेंगे, तीसरे कॉज की बात करते हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास आज जितनी भी रिसोर्सेज बची हुई है वो सब अल्टरनेटिवली यूज की जा सकती है। अल्टरनेटिवली यूज की जा सकती है मतलब जो डीजल होता है हमारा, उसको या तो हम लोग कार में फ्यूलिंग करवा ले, या तो उसी सेम डीजल को हम लोग जनरेटर्स में यूज कर ले। जनरेटर में यूज करने से एक फायदा होगा दोस्तों, ये फायदा होगा यहां पे कि उस जनरेटर से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो सेव हो सकती है। बट कार में अगर आपने डीजल डलवा लिया और घूम फिर के आ गए तो वो आपने नील कर दिया, मतलब उस रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन नहीं किया। द रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स इन सप्लाई बट आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। भाई हमारे पास सप्लाई की लैंग्वेज में बात करें तो ऑटोमेटिकली ये तो कम हो गए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, बट उन्हीं रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज भी किया जा सकता है। जैसे लैंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको व्हीट के यूज करना चाहते हैं या आप उसको राइस के लिए यूज करना चाहते हैं। और बिल्ड अ हॉस्पिटल, या तो उसमें एक फिक्स्ड एसेट्स बना लीजिए जिसको हम लोग हॉस्पिटल बोल रहे हैं। हो सकता है वो लंबे ड्यूरेशन में, लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको बहुत सारा क्या करके दे दे भैया, रेवेन्यू जनरेट करके दे दे। और अ स्कूल और अ चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द लैंड हैज टू बी मेड। तो आपके पास सेम लैंड पे बहुत सारे चॉइसेस आ चुके हैं यहां पे। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लीड्स टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसी को हम लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है बट हमारी वांट्स और नीड्स जो है वो क्या है दोस्तों, यहां पे अनलिमिटेड है। अब ऐसी ही प्रॉब्लम के कारण ये पूरा वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है सेम प्रॉब्लम्स को, जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब क्या बनाना है और कितना बनाना है, इसमें हम लोग मेनली कंसीडर करते हैं गुड्स को, और मान लेते हैं कि गुड्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड
डिवाइड किया कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। अब मान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स लगभग सुनने में एक जैसा लग रहा है। कंज्यूमर वो गुड्स, वो सारी चीजें जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कंजप्शन गुड्स वो गुड्स जिसको हम लोग इनटेक कर सकते हैं। पैरेलली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को हेल्प करे बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन क्या करेगी, आपको दूसरी चीजों को बनाने में हेल्प करेगी, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगी। ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग या तो कोई कंट्री ऐसा कर सकती है, जैसे इंडिया ऐसा कर सकती है, कंज्यूमर गुड्स को उसने ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया। अगर कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसके जो कंजप्शन गुड्स है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। तो यहां पे इसके बीच में क्या आ गई भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। यही जो है वो कहलाती है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। The problem of fuller utilization of resources to satisfy maximum number of wants, every economy has to face the three central problems. अब ये बोल रहे हैं कि हर एक इकोनॉमी ये चाहती है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, बट ऐसा हो नहीं पाता। इसी के कारण प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द सिचुएशन। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करती है, हर जगह ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। वेयर इन एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज इट शुड प्रोड्यूस, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में इसको बनाया जाए, गिवन द रिसोर्सेज विच आर स्कार्स एंड अल्टरनेटिवली यूजेबल। अब जो भी रिसोर्सेज आप बनाएंगे वो हमेशा क्या होगी, या तो स्कार्स होगी या तो उसका अल्टरनेटिव यूज होगा। फॉर एग्जांपल यूजेबल, फॉर एग्जांपल अ फार्मर डिजायर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो लगाए इसीलिए जाते हैं ताकि उनको मार्केट में सोल्ड आउट किया जा सके, जैसे ऑयल सीड्स in his field. It can only come at the cost of routine food grains which he has producing earlier. अब यहाँ पे वो अगर ऑयल सीड्स उगाता है तो उसको मार्केट में बेचेगा, क्यों, क्योंकि उसका वो खुद जो है पूरा यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो चाहे तो वो कैश क्रॉप लगाए। अब ये चाहे तो यहाँ पे फूड क्रॉप भी लगा सकता, मगर फूड क्रॉप को मार्केट में सोल्ड आउट नहीं कर सकता, और सोल्ड आउट नहीं करेगा तो पैसा इसके पास नहीं आएगा। तो इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो कैश क्रॉप लगा ले या तो क्या लगा ले दोस्तों, यहाँ पे वो फूड क्रॉप लगा ले। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सारी कंट्री के साथ हमेशा एक जैसी चलती रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम जो है उसको कहा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये तो ठीक है, मगर कैसे बनाना है। तो कैसे बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए तरीके, तरीके को कहा जाता है टेक्निक। तो टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड वन इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पे जिस कंट्री के पास पैसा कम होता है बट ह्यूमन लेबर ज्यादा होते हैं, मैनुअल लेबर ज्यादा होते हैं। तो मैनुअल लेबर जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे उनसे काम करा जाएगा और मिनिमम वेजेस पे काम करवाया जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कंट्री के पास पैसा ही इतना नहीं है कि वो सारे लेबर्स को दे सके, इसीलिए कुछ लोगों को वो पिक करेगी, कुछ लोगों से वो काम करवाएगी। बट कैपिटल कम होने के कारण वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, यहां पे ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की अगर हम लोग बात करें तो वो टेक्निक जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज्ड या ज्यादा से ज्यादा मशीनरी या मशीनरी टूल्स का यूज करें और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल कम करें, यूज कम करें, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो एक बात याद रखनी है, जिस कंट्री में मैनुअल लेबर ज्यादा हो वहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी, मतलब वहां कैपिटल कम होगा। जहां पे लेबर कम होगी वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी। क्यों, क्योंकि वहां लोग कम है मगर मशीनरी या टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो इन दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। This problem deals with the choice of technique of production. It is always possible to employ alternatives techniques of production. हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव यूज करने चाहिए प्रोडक्शन के। To produce a commodity, to produce the goods, a choice has to be made between. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चीजें बनाना है उसके बीच में हमें चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हाउ टू प्रोड्यूस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए LIT भी बोलते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसको
हम लोग CIT भी बोलते हैं। मान लेते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो इंडिया में बहुत अच्छे से काम करेगी, क्यों? क्योंकि हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बट जापान में ये काम नहीं करेगी, वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक काम करेगी क्योंकि वहां की पॉपुलेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। चलिए समझते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। वेयर मोर ऑफ फिजिकल लेबर इज एम्प्लॉयड देन द यूज ऑफ कैपिटल और मशीन। तो कैपिटल और मशीन्स का इस्तेमाल कम हो और लेबरों का ज्यादा हो, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बट जैसे ही हम लोग आते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स हो जाता है? वेयर मोर ऑफ कैपिटल मशीन्स इज एम्प्लॉयड देन द फिजिकल लेबर इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। इन केस ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट्स कैन बी कैरिड बाय लेबर टू द अपर फ्लोर। मान लेते कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो वहां मशीन नहीं लगा सकते थे, वहां लेबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेबर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजों को। Alternatively, elevators and lift can do the job saving time, money and effort। ये हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मशीनरी या मैकेनाइज टूल का यूज किया गया है चीजों को यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए। अब तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाना है? तो किसके लिए बनाना है तो इसको हम लोग बेस करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी का दो तरीके से हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि भाई हम लोग अमीरों को कंसीडर करें, ठीक है, मतलब रिच क्लास को कंसीडर करें, ठीक है, और दूसरा यहां पे हम लोग गरीबों को कंसीडर करें। मगर ये रिच और पुअर जो है मेनली इनकम बेसिस पे होता है, ठीक है भाई। तो यहां पे जब इनकम बेसिस पे होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, पैसे के बेसिस पे, या तो वो रिच क्लास होगी या तो पुअर क्लास होगी। एग्जांपल समझे, अगर रिच क्लास के हमने चीजें बनानी है तो हम लोगों ने मर्सिडीज, ऑडी, BMW ये सब बना दी, और पुअर क्लास के हम लोगों ने अल्टो बना दी, मारुति 800 बना दी, नैनो बना दी। अब दोनों ही 4 व्हीलर में घूम रहे, बस वेरिएंट अलग है। महंगाई के हिसाब से ये रिच क्लास में चीजें महंगी मिल रही है और जो पुअर क्लास है उसमें चीजें सस्ती मिल रही है, मगर सभी के पास 4 व्हीलर्स आज अवेलेबल है। बट जैसे हम लोग फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो वो सारे लोग सोसाइटी के जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं और इनको पैसा देना जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उनको कहते हैं यहां पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों क्या है? देखिए, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लैंड जिसने आपको दी है उसको उसके बदले में रेंट देना पड़ेगा। जो बंदा काम कर रहा है आपके यहां, जो लेबर आपके यहां काम कर रही है, उसको यहां पे वेजेस देना पड़ेगा। उसके बाद हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर्टिकुलरली पर्सन को। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा है, और उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा अगेंस्ट द रिस्क। रिस्क के अगेंस्ट में उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, और यहां पे एंटरप्राइज या वहां पे वो एंटरप्रेन्योर बन के बैठा होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्ट में होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए समझने की कोशिश करें। वंस गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, वो चीजें बन गई है, अब उसका यूज कौन करने वाला है ये भी तो हमें पता हो। अ डिसीजन हैज टू बी टेकन रिगार्डिंग एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एफिशिएंट का मतलब होता है लगभग ये चीजें मिल जाए, ये चीजें लोगों के पास अवेलेबल हो जाए। विच हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब ये चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड किया जाएगा, और ये करेगा कौन? तो भाई प्रोड्यूसर करेगा। तो प्रोड्यूसर ही चीजों को पहुंचाने का काम करता है, मतलब टारगेट करता है कि कौन से कस्टमर को कौन सी चीजें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को डीपली समझने की कोशिश करें। इट मींस हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। तो नेशनल इनकम या तो रिच में डिवाइड होगी या तो पुअर में डिवाइड होगी। बट जैसे हम लोग फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो ये कहता है इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन कितना कितना इन्वॉल्व है भाई, हमें ये देखना है। इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ फोर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नोन एज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक के 3 प्रॉब्लम थी, क्या क्या थी भाई? तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द लास्ट वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि चौथी एक और प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। मतलब चीजों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल आज तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन फ्यूचर आपने क्या बचाया, क्या चीजें आप सेव करके चल रहे हो, ये सब चीजें जो है आज हमारी यहां पे एक 4th प्रॉब्लम बन के बैठी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम।
मान लेते हैं हमारे पास पैसा आ गया, मान लेते हैं हमारे पास पैसा आ गया 3 लाख रुपए, और हमें मान लेते हैं मार्केट से या तो एक लैपटॉप खरीदना है या तो मान लेते हैं हम लोगों को यहाँ पे एक एलसीडी खरीदनी है। तो मार्केट में गए और तीनों का ही कॉस्ट 3 लाख रुपए था, एक तो एलसीडी का भी कॉस्ट उतना ही था और लैपटॉप का भी उतना ही था। अब क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। जब हम किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं हमने नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। बट इसके कारण हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसी एक चीज को हम लोग खरीद पा रहे हैं। इस सिस्टम को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए तो हम लोग समझने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। द लिमिटेड एंड रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज, हमें ये पता है कि रिसोर्सेज जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है भैया, लिमिटेड है। इफ यू चूज टू हैव मोर ऑफ वन थिंग, अगर किसी एक चीज को आपने खरीदने पे ज्यादा ध्यान दे दिया, You must have less of something else. One can't have more of everything. मतलब किसी एक चीज को अगर खरीदने में आपने पूरा पैसा लगा दिया तो दूसरी चीज को आप यहां पे खरीद नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो भी नया मिलने वाला उसको छोड़ के पुराना ले ले, या तो नया ले ले और पुराना छोड़ दे, वाइसो वर्सा कर सकते हैं, पुराना ले ले नया छोड़ दे। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमारे पास जो इतनी सारी प्रॉब्लम आई, सेंट्रल प्रॉब्लम आई, बहुत सारे कारण निकल के आए, इन सब का सॉल्यूशन क्या, इन सब का सॉल्यूशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब इसमें होगा क्या, जो हमारे पास लिमिटेड इनकम हो उसको ही हम लोग प्रॉपरली क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में हम लोग कोशिश करें कम से कम 2 प्रोडक्ट को खरीद पाए। अब ये जो 2 प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे और इनको खरीदने का जो सिस्टम बताएंगे वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बताएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पीपीसी कर्व या पीपीएफ कर्व। तो क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन का मतलब चीजों को बनाना, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी चीजें उसमें हो सकती है, और कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये एक ऐसा कर्व है विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। वो बोल रहा है कि अलग अलग स्टेज पे कितनी चीजें आप खरीद सकते हो, ये सब बताने का काम करेंगे यहाँ पे। ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या बोल रहा है कि कम से कम 2 गुड्स की इसमें बात होगी, इसमें हम लोग रिसोर्सेस और टेक्निक्स लगाएंगे ताकि उन गुड्स को प्रॉपरली बनाया जा सके। It is also known as transformation curve, PPF production possibility frontier. It is an important tool to solve the economic problem. और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कंट्री की नहीं है, वर्ल्ड की है, इसीलिए इसको कहा जाएगा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा जवाब आ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीपीसी, पीपीएफ या टीसी। चलिए अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे इसको बनाया जा सकता है। पहला, द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स। जितनी भी रिसोर्सेज है पीपीसी कर्व के लिए वो फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है भाई, बार बार अगर इसको चेंज करेंगे तो पीपीएफ, पीपीसी या टीसी कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट होने लगेगा। और हम लोगों ने कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड इनकम को हम लोग को 2 गुड्स को बनाने में खर्चा करना है। तो रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे फिक्स्ड होनी चाहिए। द टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे उसको अनचेंज कर रहा है, मतलब उसको यहाँ पे चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड या यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज है आपको उसको 100% यूटिलाइज करना है, 100% उसको इंप्लीमेंट करना है। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। ये भी पता है हमें कि जितनी भी रिसोर्सेज है सब में एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। और पूरे जितने भी गुड्स है उन सब को यूज करने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सभी की सभी इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो ये 4 एजम्पशन हम लोग को याद करना है। पहला, रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है हमारे पास, टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज होनी चाहिए, जो रिसोर्सेज है उसको फुल्ली यूज करना जरूरी है, और जितनी भी रिसोर्सेज है वो सारी की सारी यहां पे इक्वली जो है वो एफिशिएंट नहीं होती है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि स्केड्यूल के थ्रू समझने की। और स्केड्यूल में हमारे पास मान लेते हैं टोटल मिला के 15 लाख रुपए है।
अब 15 लाख रुपए है और 15 लाख रुपए में से हम लोगों को दो चीजें बनानी है, और वो जो दो चीजें बनानी है वो हम लोग इस पॉसिबिलिटी के थ्रू समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। तो ए पॉसिबिलिटी में जब 15 लाख रुपए हम लोगों ने पूरा मशीन्स में लगा दिया तो हमारे पास वीट को बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं बचेगा। बट जैसे ही हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, बी पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा कि अगर मशीन से कुछ पैसा निकाल के हम लोग वीट की तरफ लगाए तो हो सकता है कि ये एक नया सिस्टम बन जाए। तो हम लोगों ने क्या करा, यहां पे इसको सेक्रीफाइस करवाया 1 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए हम लोगों ने यहां पे वीट को बनाने में सपोर्ट किया। अब दो चीजें बनना यहां पे शुरू हो गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोगों ने एक बार और सेक्रीफाइस किया और यहां पे वीट फिर क्या बना दिया, 2 लाख रुपए का बना दिया। फिर आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने 3 लाख का वीट बना दिया। फिर आगे बढ़े, हम लोगों ने 4 लाख का वीट बना दिया, और ये कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस करता रहा, और एक समय पे ये वैल्यू बन गई इसकी 0 और ये बन गया यहां पे 5। तो देखा जाए तो सेक्रीफाइस करने वाली जो चीज थी वो थी मशीन्स, और गेन करने वाली बन गई भैया यहां पे वीट। तो उतने ही लिमिटेड अमाउंट में हम लोगों ने अब क्या कर दिया भैया, दो चीजों को बना लिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बट इसके बेसिस पे, स्केड्यूल के बेसिस पे अब हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीजें ज्यादा होंगी वो हमेशा वाई एक्सिस पे बनाई जाएंगी, क्योंकि वो क्या करना चाह रही है दोस्तों, यहां पे सेक्रीफाइस करना चाह रही है, और जो भी यहां पे कम चीजें होंगी वो गेन करना यहां पे चाह रहे होंगे। चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी थी वो थी हमारी ए की, जिसमें 15 और 0 था। तो 15 और 0 को हम लोगों ने मैच किया तो ये ए पॉसिबिलिटी बनी। बट जैसे हम लोग बी पॉसिबिलिटी पे जाते हैं तो ये हो जाता है लगभग दोस्तों 14 और ये हो जाता है 1। तो यहां पे थोड़ा सा ये जो है ये सेक्रीफाइस हो गया, और इसके कारण ये देखिए यहां तक कि ये पूरा गेन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सी कॉम्बिनेशन पे जैसे हम लोग आते हैं तो 12 हो जाता है क्या, यहां पे मशीन का सिस्टम और वीट का सिस्टम पहुंच जाता है 2 पे। डी पे हम लोग आते हैं तो डी में ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 9। आफ्टर दैट ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है मान लेते हैं 5। और लास्ट में क्या होता है कि अब मशीन्स के पास कुछ भी नहीं बचा, मशीन पहुंच जाती है 0 पे, और यहां पे ये जो गेन है वो हो जाता है एफ पे। मतलब फाइनली ये पूरी चीजों को यूज कर पाते हैं। बट यहां पे जब पीपीसी, पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की बात होगी तो अगर हम लोग पूरी रिसोर्सेज को यूज कर लेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जब पूरी रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उसको कहा जाएगा ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का आपने पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया। बट अगर आप यूज नहीं कर पाए तो इसको हम लोग कहेंगे इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट यहां पे अगर मान लेते हैं कि हमारा खर्चा ही ज्यादा हो जाए और हम लोग अगर मान लेते हैं नहीं कर पाए वो चीज, मान लेते हैं 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और हमारे पास 15 लाख रुपए है, तो उसको हम लोगों को कहना पड़ेगा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट यहां पे पीपीसी, पीपीएफ या टीसी का हमेशा शो करता है यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है उसमें से कम हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। तो हम लोगों ने स्केड्यूल डायग्राम का यूज किया ताकि आपको पीपीसी कर्व समझाया जा सके और बताया जा सके। बट इसी के पहले हम लोग अब बात करते हैं कि एक गुड कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा गुड कंटिन्यूअसली गेन कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या तो हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर आ रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब किसी चीज में से सेक्रीफाइस करवा के किसी चीज में गेन करवाना कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पे कितना अमाउंट, कितना पैसा वो यहां से माइनस कर रहा है और दूसरे में प्लस कर रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम लोग दोनों को समझने की कोशिश करें। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को इन लोगों ने कंटिन्यूअसली सैक्रिफाइस किया ताकि कितने एडिशनल कमोडिटी को वो गेन कर सके, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे एमओसी। इन केस ऑफ
ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा पीपीएफ के केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक गुड्स कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा, इसीलिए दूसरा गुड्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। तो बार बार एक गुड्स क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, इसी के कारण दूसरा गुड जो है कंटिन्यूअसली गेन कर पाएगा। जैसे ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे आते तो हमें ये समझ में आता है कितना रेट हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो एमआरटी इज द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑन वन कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। तो एक कमोडिटी में से कितना पैसा निकाला जाए कि दूसरे कमोडिटी में वो पैसा लगाया जा सके, उसको बोलते हैं दोस्तों यहां पे एमआरटी। तो यहां पे एमओसी और एमआरटी दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है दोस्तों यहां पे पीपीसी और पीपीएफ कर्व में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पीपीसी और पीपीएफ कर्व होता है या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है, उसके तीन शेप्स होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जनरली पीपीसी कर्व का हमेशा शेप होगा कॉनकेव। क्यों होगा भाई? द स्लोप ऑफ पीपीएफ इज मेजर ऑफ द एमआरटी, द स्लोप ऑफ कॉनकेव कर्व इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड फ्रॉम अलोंग द कर्व। तो एक जगह से डाउनवर्ड मूविंग होगी और डाउनवर्ड मूविंग के कारण इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो समझ में ये आ चुका है कि भाई इसका पहला जो शेप है वो कॉनकेव है, मगर व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि जैसे जैसे एमआरटी कम होगा वैसे वैसे इसका शेप जो है वो कॉनकेव होगा। मतलब व्हेन द एमआरटी वैल्यू इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग द शेप ऑफ द पीपीसी कर्व इज ऑलवेज कॉनकेव। तो कॉनकेव ये दिखेगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, कैन पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो सकता है इफ द एमआरटी वैल्यू इज कांस्टेंट। मतलब एमआरटी की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो यहां पे जो शेप है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शेप हो जाएगा यहां पे स्ट्रेट लाइन। चलिए समझते हैं, पीपीएफ कैन बी ए स्ट्रेट लाइन। पीपीएफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है इफ वी अज्यूम दैट इज कांस्टेंट, अगर एमआरटी की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, कांस्टेंट हो जाए, सच दैट सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल। मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और सेम अमाउंट को ही क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। It is possible only when we assume that all the resources equally efficient। हमें यह पता है कि जितनी भी resources है वो equally efficient है in production of all the goods, but ऐसा होता नहीं है। जितनी भी resources है हमेशा equally वो हमेशा क्या नहीं कर सकती भैया, efficient जो है वो अपना पूरा आउटपुट नहीं दे सकती है। बट यहां पे हम लोग सैक्रिफाइस और गेन को जब इक्वल कर देते हैं तब इसका जो शेप है वो कन्वर्ट हो जाता है यहां पे किस फॉर्म में, तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स का मतलब यह कि ओरिजिन के पास में अगर पीपीएफ कर्व या पीपीसी कर्व चला जाए या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व चला जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। चलिए समझते हैं, It can be convex to the origin if MRT is decreasing। अगर MRT की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लग जाए, मतलब कि यहां पे लेस और लेस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर सैक्रिफाइस, मतलब बहुत कम 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 वैल्यू अगर सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाए तो इसको हम लोग किस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, किसके लिए, तो अनदर कमोडिटी को गेन करने के लिए MRT की वैल्यू अगर डिक्रीज करते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉन्वेक्स बन जाएगा। In such case PPF will be convex shape curve। तो PPF क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पे convex शेप कर्व बन जाएगा। मतलब हमें यहां समझ में आए चीज कि भाई एमआरटी के बेसिस पे इसके तीन शेप हो सकते हैं, कॉनकेव, स्ट्रेट और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव का मतलब ओरिजिन से दूर, कॉन्वेक्स का मतलब ओरिजिन के पास और स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस अगर बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे स्ट्रेट लाइन। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, क्या चेंज इन पीपीएफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, बट ये किस पे बेस्ड होता है, assumptions पे, that resources of an economy are fixed। तो assumption क्या होना चाहिए कि जो इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेस है वो क्या हो दोस्तों, यहां पे फिक्स्ड हो। The productive capacity of an economy is constantly change। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके। ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिसोर्सेस, सच चेंजेस इन रिसोर्सेस लीड टू चेंज इन पीपीएफ। तो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी
एमआरटी के कारण ही चीजें आपको इंक्रीज और डिक्रीज में होते हुए दिखने वाली है। द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट्स ईदर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, और इसके कारण ही आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी में या तो वो बढ़ती हुई दिखेगी या तो वो यहां पे कम होती हुई दिखेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भैया शेप्स की। शेप ऑफ पीपीसी डिपेंड ऑन द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें याद रखना है कि पीपीसी कर्व में जो भी शेप में चेंजेस आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज किसके कारण आ रहे हैं भाई, एमआरटी के कारण आ रहे हैं। इफ एमआरटी इज राइजिंग, अगर एमआरटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, पीपीसी विल कॉन्केव टू द ओरिजिन विच इज ऑलवेज द केस। तो ये देखिए अगर मान लेते हो मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो ये ओरिजिन से ये जो शेप है कॉन्केव का वो हमेशा फार अवे रहेगा, मतलब हमेशा दूर रहेगा। मतलब एमआरटी की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तब तब जो शेप होगा वो हमेशा कॉन्केव होगा। अब एग्जाम में भूल जाते हैं भाई कभी कभी, तो ध्यान से याद रखिए एमआरटी जब जब बढ़ेगा तब तब शेप जो है वो कॉन्केव होगा। अब ये कॉन्केव में देखिए यहां नंबर ऑफ वर्ड जो है वो ज्यादा है, 7 है। अब मैंने ये कहा आपसे कि एमआरटी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है ना। तो अब ये तो याद रहेगा भाई आप लोगों को। अब इसी के बाद आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में देखिए नंबर ऑफ वर्ड जो है वो हो गए 6, मतलब एमआरटी जो है भैया वो यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग को याद करके जाना है। कॉन्केव कब होगा, जब एमआरटी बढ़ेगा। कॉन्वेक्स कब होगा, जब एमआरटी कम होगा। और स्ट्रेट कब होगा, जब एमआरटी कांस्टेंट होगा। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें भाई, तो एक शेड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कि इसमें दो गुड्स की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं पहला जो गुड है उसको कंज्यूमर गुड्स ले लिया और दूसरा जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैपिटल गुड्स ले लिया। अब टोटल मिला के हमारे पास जो पैसा है मान लेते हैं 25 रुपीज है। तो जब कॉम्बिनेशन ए में 25 रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिया वाई गुड बनाने में, तब मेरे को 0 गुड्स बनाने पड़ेंगे। कौन से, कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे जो एमओसी और एमआरटी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। बी कॉम्बिनेशन में जैसे ही मैंने यहाँ पे एक गुड बनाया, किससे, तो कैपिटल गुड से सेक्रीफाइस करके जब मैंने एक गुड बनाया तो यहाँ पे देखिए एमआरटी की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 2 हो गई। आगे हम लोगों ने 2 गुड्स बनाए, अब यहां पे देखिए 23 से ये 20 हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअसली कैपिटल गुड्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली दोस्तों गेन करते चले जा रहे हैं। अब यहां वैल्यू देखिए इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 0, 2 और 3 ये देखिए इंक्रीज होती चली जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ। अब ये बोलता है यहां पे ये वैल्यू 3 हो जाती है, ये वैल्यू कम हो जाती है 15, ये 4 हो जाती है, 9 हो जाती है, 5 हो जाती है। अब ये वैल्यूज को अगर हम लोग देखें तो ये हो गई 6, 5, 6 और ये फिर से 5 हो गई। मतलब ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते हुए चल रही है। तो अब जब ये इंक्रीज होती हुई वैल्यू चलेगी हमेशा एमआरटी की, तो एमआरटी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण जो शेप बनता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉनकेव शेप। बट आगे बढ़ते हैं कि एमआरटी जो है वो कांस्टेंट हो सकता है जब वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, इक्वल हो जाए, तब इसका शेप क्या हो जाएगा, तो शेप हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक शेड्यूल की मदद लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हम लोगों ने यहां पे लिए। ये 0 रुपीज कंज्यूमर गुड्स में, कैपिटल गुड्स में 25 रुपीज। देखिए एमओसी और एमआरटी 0। अब यहां पे जैसे ही एक गुड्स बन जाते हैं कंज्यूमर गुड्स और यहां पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेता है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5। मगर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एमआरटी की वैल्यू जो है वो हर एक कंडीशन में 5 ही होना चाहिए। यहां पे भी 5, यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5। ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है भैया, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बट सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो इक्वल नंबर्स से हो रहा है, ये बात हम लोग को याद रखनी है। अब ये बोल रहा है कि एमआरटी का शेप जो है कॉन्वेक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर एमआरटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज होना शुरू हो जाए। चलिए समझने की कोशिश करें। इफ एमआरटी इज फॉलिंग देन पीपीसी विल कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन विच इज द बेस्ट शेप। कहा जाता है कि ये बेस्ट शेप है। बेस्ट शेप को शो करेंगे भाई तो ये ओरिजिन के पास में होता है और हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। चलिए समझते हैं। कंज्यूमर गुड्स 0, कैपिटल गुड्स 25, एमआरटी एमओसी की वैल्यू 0। अब यहां पे देखिए सेक्रीफाइस हुआ यहां पे 1 और यहां पे सेक्रीफाइस हुआ भैया ज्यादा, तो कैपिटल गुड्स से सेक्रीफाइस करके कंज्यूमर गुड्स बनाएगा। बट यहां पे वैल्यू आई 7 और उसके बाद क्या आई, वैल्यू 6। देखिए कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है भाई, एमआरटी और एमओसी की वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। ये देखिए यहां पे भी वैल्यू जो है ये डिक्रीज होती चली जा रही है।
तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने के कारण यहां पे जो शेप है वो बन जाएगा दोस्तों यहां पे कॉन्वेक्स। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे पीपीसी कर्व में, पीपीएफ कर्व में या टीसी कर्व में शिफ्ट और रोटेशन दो चीजें आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पीपीएफ। शिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज का 100% ट्रांसफर हो जाना, और अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे रोटेशन का, तो रोटेशन का मतलब होता है एक चीज का कांस्टेंट होना और दूसरी चीज का मूव करना, कहलाता है यहां पे क्या भाई, रोटेशन। चलिए समझने की कोशिश करें हम लोग। यहां पे द पीपीसी कैन शिफ्ट इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। पीपीसी या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, तो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी, इसी के कारण जो शिफ्ट है वो या तो राइटवर्ड्स होगा या तो लेफ्टवर्ड्स होगा। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कब कब ये चेंज हो सकता है ये हम लोगों को बताना है। तो चेंज तो दो कारणों से होगा भैया, चेंज इन रिसोर्सेज या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण होगा। फॉर बोथ द गुड्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन शिफ्ट इन बोथ वे, राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड, दोनों तरफ जा सकता है, राइटवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी। Rightwards of the PPC indicate the increase in the resources and improvement in the technology of the production. Rightwards अगर जा रहा है तो इसका एक ही कारण होगा कि यहाँ पे जो शिफ्ट राइटवर्ड हुआ उसका कारण ये होगा कि रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ऑन द अदर हैंड द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट द डिक्रीज इन द रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। या तो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, जिसके कारण इसका जो शिफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। तो हमेशा याद रखिए, अगर शिफ्ट राइटवर्ड्स है तो रिसोर्सेस and technology will continuously increasing, but the shift is continuously on the leftward। इसका मतलब resources and technology जो है वो दोस्तों डिग्रेड हो चुकी है, और डिग्रेड होना मतलब कम होना कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चेंज की, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, जिसमें एक क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या करेगी, मूव करेगी। द पीपीसी विल रोटेट आउटवर्ड्स अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशंस में ये रोटेट होती है। कब? इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। एक टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो है एक टेक्नोलॉजी उठा के एक गुड्स पे लगा दो, दूसरे गुड्स को कर दो यहाँ पे कांस्टेंट। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, और एक गुड्स पे क्या कर दो, ग्रोथ लगा दो, या तो टेक्नोलॉजी में लगा दो या तो रिसोर्सेस की ग्रोथ में लगा दो। चलिए अब हम लोग ध्यान से यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, यहां से ये Q से पहुंच गया Q1 पे। कैसे? When the technology are efficient or there is growth of resources from a commodity X, PPC rotates from AQ to OQ1। AQ1 अब यहां पे क्या हुआ, पीपीसी रोटेट कर रहा है, बट यहां पे ये जो है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बढ़ाया तो यहां पे ये Q से Q1 चला गया, मतलब एक OQ से हम लोग ये OQ1 मान सकते हैं या AQ से AQ1 मान सकते हैं। दिस विल रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ X, जिसके कारण X की प्रोडक्टिविटी क्या होगी दोस्तों, यहां पे कम होगी। बट पैरेलली अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, बट यहां पे ये जो A से ये A1 पे चला गया। When the technology are efficient or there is growth of resources for the commodity Y, अब हम लोग बात कर रहे हैं Y की, मतलब यहां पे ये जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। PPC rotates from AQ to AQ as this will raise the productivity of Y। ये A1 पे पहुंच गया, मतलब इसकी क्या बढ़ गई बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो दोनों में देखा गया कि एक कांस्टेंट है और दूसरे पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे रोटेशन। बट वो दोनों इंक्रीज की बात करी, हम लोग बात करते हैं अब दोनों के डिक्रीज की। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट इनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशंस में या इनवर्ड या तो लेफ्टवर्ड इसका मूवमेंट हो सकता है। कैसे? डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वन कमोडिटी, या तो डिग्रेड हो जाए टेक्नोलॉजी एक कमोडिटी की। फॉल इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, या तो टेक्नोलॉजी गिर जाए या तो रिसोर्सेज यहां पे कम हो जाए। वो कैसे होगा दोस्तों, समझने की कोशिश करें। तो ये Q से Q1 की तरफ चला गया और A जो है यहां पे कांस्टेंट हो गया। यहां पे ये A से A1 की तरफ चला गया और यहां पे ये जो Q है वो कांस्टेंट हो गया। अब ये क्यों होगा? When the technology degrades of there is a fall in resources for commodity X, PPC rotates from AQ to AQ1। ठीक है ना भैया, ये यहां से इस तरफ वापस चला जाएगा। As this will reduce the production of X, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ X जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी इनवर्ड
चला जाएगा, पहले आउटवर्ड हो रहा था अब इनवर्ड चला जाएगा। व्हेन द टेक्नोलॉजी डिग्रेड और देयर इज अ फॉल इन रिसोर्सेज फॉर कमोडिटी वाई, पीपीसी रोटेट फ्रॉम AQ एज दिस विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द वाई। इसके कारण प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वाई का रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेंज जो है वो यहाँ पे समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।